मैं मोबिन अंसारी। जैसा कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री का गुप्त काल का टॉपिक था, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, उस पर एक पार्ट बना चुका हूँ। आज दूसरा पार्ट है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन 101% इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था कि गुप्त काल स्वर्ण युग था कैसे, तो उसमें पढ़ाया था कि राजनीतिक एकता का काल, महान सम्राटों का काल, आर्थिक समृद्धि का काल, श्रेष्ठ प्रशासन का काल। अब 5वें पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक सहिष्णुता का काल। तो धार्मिक सहिष्णुता, तो पहले तो हमें अर्थ ही बता देना है कि सहिष्णुता क्या होता है। सहिष्णुता का अर्थ है कि ऐसा काल या ऐसा समय जिसमें सभी धर्म के लोगों को समान महत्व दिया जाता हो, अर्थात किसी धर्म के व्यक्ति को ये न लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसे सहिष्णुता कहा जाता है। तो गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। यद्यपि गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के जितने भी सम्राट थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म, अर्थात विष्णु की पूजा करते थे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपनी उन्नति पर था, लेकिन गुप्त शासक अन्य धर्मों के प्रति भी उदार और सहिष्णु थे। कहने का तात्पर्य कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने उन्नत पर था, विष्णु की पूजा होती थी, विष्णु के ज़्यादातर मंदिर बने हैं, उनकी मूर्तियां बनी हैं, लेकिन गुप्त सम्राट अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे, सहिष्णु थे। अर्थात किसी अन्य धर्म के साथ बलपूर्वक किसी धर्म को प्रताड़ित करने या अपने धर्म को किसी पर थोपने का प्रयास नहीं करते थे। फिर बताना है कि गुप्त काल में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, अन्य लोग आपस में स्नेहपूर्वक, प्रेमपूर्वक मिलजुल कर रहते थे। इनमें भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं था। इसके साथ साथ गुप्त सम्राट बिना किसी भेदभाव के प्रशासन में उच्च पदों पर अनेक धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को नियुक्ति करते थे, जिसमें उदाहरण के लिए हमें जानेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो उनका विदेश मंत्री था, जिसका नाम वीरसेन था, वो शैव धर्म को मानता था। तो वीरसेन शैव धर्म को मानने वाला था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विदेश मंत्री था। यह उस समय का एक बड़ा पद होता था। और उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही एक और व्यक्ति था, आम्रकारदेव या आम्रकारदव, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसे उच्च सेनापति का पद प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं, जो गुप्त शासक थे वे लोग योग्यता को मानते थे और योग्य व्यक्ति को उच्च स्थान देते थे। तो इस तरह से जो ये हेडिंग है कि धार्मिक सहिष्णुता का काल, पूर्ण रूप से गुप्त शासकों ने इसको अपनाया और गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। परम भागवत कि वो विष्णु के परम भक्त हैं। लेकिन इस काल में अनेक जैन और बौद्ध मूर्तियां बनाई गई हैं और इनसे संबंधित अनेक लेख भी लिखवाए गए हैं। अर्थात गुप्त शासकों ने किसी भी धर्म पे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। साहित्य, विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में उन्नति। गुप्त शासकों ने या गुप्त राजाओं ने साहित्य, विज्ञान और कला की क्षेत्र में उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। गुप्त राजाओं ने अपने काल में संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा बनाया। संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा बनाया और इस काल में संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए। इस काल में संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए और गुप्त शासक खुद संस्कृत के अच्छे ज्ञाता होते थे। और इसी काल में महान कवि
कालिदास पैदा हुए। गुप्त काल में ही महान कवि कालिदास पैदा हुए, जिन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि प्रमुख हैं। अर्थात कालिदास ने ग्रंथ तो कई लिखे, लेकिन वे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इसी काल में अमर सिंह एक महान लेखक पैदा हुए, जिन्होंने संस्कृत भाषा का शब्दकोश लिखा, जिसे अमरकोश कहा जाता है, जिसे अमरकोश कहा जाता है। फिर इसी काल में वराहमिहिर और आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर जैसे महान गणितज्ञ पैदा हुए। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया, शून्य की खोज की, दशमलव प्रणाली दी। तो इस तरह से इन जितने भी ये महान विद्वान गणितज्ञ इत्यादि ये गुप्त काल में ही हुए थे। और इस काल में कला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। इस काल में अनेक मंदिर, गुफाएं, मूर्तियां बनाई गईं। इस काल में कला के क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई, जिनमें सबसे प्रमुख मंदिर भूमरा का पार्वती शिव मंदिर, इसके साथ साथ अजंता, एलोरा एवं बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म अर्थात वैष्णव धर्म से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए हैं। तो इस तरह से गुप्त काल में इन सभी क्षेत्रों में अधिक उन्नति हुई। अब इसके बाद लास्ट हेडिंग है भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काल। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काल। हेडिंग है भारतीय संस्कृति। ठीक, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल। अर्थात इस काल में गुप्त राजाओं ने भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति का विस्तार न केवल भारत में किया, बल्कि भारत के बाहर के देशों में भी गुप्त संस्कृति का या हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जिनमें से एक तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। इसके साथ साथ मध्य एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। इसके साथ साथ कोरिया, तिब्बत, जापान, अन्य देशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। तो और
गुप्त सम्राटों ने इन प्रचार प्रसार के माध्यम से एक बृहत्तर भारत का निर्माण किया। एक बृहत्तर भारत का निर्माण किया। बृहत्तर भारत का मतलब कि न केवल भारत बल्कि विश्व के कुछ देशों को अपनी संस्कृति के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। तो ये तो हो गया कि गुप्त काल, स्वर्ण युग, ये सारे पॉइंट। अब निष्कर्ष, अब लास्ट में हेडिंग देना है निष्कर्ष। अब इस निष्कर्ष में हमें लिखेंगे कि कुछ विद्वानों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग मानने से मना किया या इनकार कर दिया। कुछ विद्वान का ऐसा कहना है कि गुप्त काल स्वर्ण युग कहना ठीक नहीं है, स्वर्ण युग केवल एक कोरी कल्पना है, स्वर्ण युग केवल एक कल्पना है। वो कहते हैं कि गुप्त काल में व्यापार, विदेशी व्यापार पतन की ओर था, जनता दरिद्र थी, सुखी नहीं थी। लेकिन इन सब तर्कों के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में काफ़ी उन्नति हुई, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया। तो इस आधार पर यह सिद्ध होता है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अब इसका आंसर कंप्लीट हुआ और हम ये कहेंगे कि मैं जो भी वीडियो बनाया हूँ तो आप सभी लोगों से ये कहना है कि इस मेरी वीडियो का पहले तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर के वीडियो बना सकूं। हिस्ट्री के और क्वेश्चनों का, पॉलिटिकल साइंस के और क्वेश्चनों का, अन्य सब्जेक्टों का मैं तभी बना पाऊंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा। थैंक यू, धन्यवाद।